तो कल हमने टेंस एंड टाइम पढ़ा था, ठीक है। आज उसके आगे क्लास हम लोग देखते हैं अपना। तो आज का जो हमारा क्लास है, जैसे कल हम टेंस एंड टाइम बताए थे और टेंस के हमने 4 पार्ट भी बताया था, ठीक है। इंडेफिनिट बताया था, कंटिन्यूअस बताया था, परफेक्ट बताया था और परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था। लगभग हमने कल 4 पार्ट को हमने सीखा था। तो आज हमारा पहला स्टार्ट होता है, ठीक है। एक पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एक इसी का एक दूसरा भी नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। डन। अब हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। एक्चुअली दोनों ये जो नाम है ये सेम है, लेकिन अब इंडेफिनिट को हटाकर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडेफिनिट हमारा क्या बताता है कि वह एक्शन जो अनिश्चित हो। जैसे कि इसमें नॉर्मल क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्शन होता है वो अनियमित रूप से होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल बोलते हैं, मैं उठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है कि ये टाइम के साथ फिक्स नहीं है, ठीक है। यह अनियमित रूप से हमारा इसका काम हो रहा है। लेकिन यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी कभी हमारा टाइम भी आ जाता है। जैसे मैं रात को 9 बजे पढ़ता हूँ, ठीक है, रात को 9 बजे पढ़ता हूँ, मैं सुबह में स्कूल जाता हूँ, तो एक टाइम फिक्सिंग हो गया। तो जैसे ही इसमें टाइम फिक्सिंग होता है तो उस चीज को हम इंडेफिनिट ना बोल के फिर क्या नाम बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसीलिए हमारा इंडेफिनिट को क्या कर दिया गया? लोप कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। हमारा सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या होता है? तो अगर इसके बारे में हम जानें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम बहुत ही जानते हैं आसानी से। अगर इसकी हम पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा पहचान होता है। पहचान क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, से है, तो है, ठीक है। जैसे कि इसका एक पहचान बोला जाता है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के लिए वो क्या करते हैं कि सिर्फ लगभग 70% वो वर्क करेंगे। एज ए यूजली अगर नॉर्मली हम किसी भी टेंस को अगर पढ़ते हैं उसके पहचान से, तो वो हमारा इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि उस चीज को तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन उसको पूरी तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स होते हैं जो वो इंडेफिनिट की तरह लगते हैं लेकिन वो इंडेफिनिट नहीं होते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सल फैक्ट हो गया तुम्हारा। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि एग्जांपल कौवा काला होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देता हूं, कौवा काला होता है, ठीक है। अब इसके लास्ट में क्या आया है? ता है, ती है। तो ता है, ती है, अगर जब अकॉर्डिंग देखते हैं तो मतलब ये हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट डेफिनिट है। लेकिन हमने हमेशा बताया था कि किसी भी टेंस के पार्ट में एक्शन का होना बहुत जरूरी है। एक्शन है तभी वो टेंस है। अगर वो एक्शन नहीं है तो वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा या सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे हमारा ये क्या बोल रहा है, कौवा काला होता है, ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। इसमें कोई एक्शन है? इज देयर एनी एक्शन इन दिस सेंटेंस? नो, कोई एक्शन नहीं है। जब ये कभी कभी ऐसा सेंटेंस होते हैं जिसमें ता है, हर ता है, ती है, हमारा इंडेफिनिट नहीं होता है। हर ता है, ती हमारा इंडेफिनिट नहीं होता है। तो इस बेसिस पे क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन को न पढ़ के
हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो हम दोनों पढ़ लें, हमारा आइडेंटिफिकेशन भी चलेगा और उसके साथ साथ हमारा डेफिनेशन भी। मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, इज दैट क्लियर? देखो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं, इसके बारे में अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो होता है कि इस टेंस का एक्शन, इस टेंस का एक्शन परमानेंट होता है, ठीक है। इस टेंस का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। और हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, आदि शब्दों पर आधारित होता है। ठीक है, ये हमारा एक डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन हम किसी को भी बता सकते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पे हैबिचुअल यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। हैबिटल एक्शन नहीं, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। क्लियर? देखिए आगे, इसके आगे क्या है हमारा, जैसे कि डेफिनेशन अगर हमको किसी को बताना, अगर कोई पूछ दिया कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन ओनली यू हैव टू से दैट द एक्शन ऑफ दिस टेंस इज परमानेंट। इज दैट क्लियर? इसका जो एक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, परमानेंट होगा। मतलब निरंतर इसके काम को बताइए। जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये हमारा काम क्या है, ये डेली वर्क है। क्या है, डेली वर्क है। और ये हमको एक रेगुलर इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, ये बताता है कि इंडेफिनिट हमारा एक ऐसा काम है जो लगभग इनको निरंतर करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मैं रोज बाजार जा रहा हूँ, मैं रोज बाजार जा रहा हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं रोज बाजार जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे दिया है, उसके आगे हमारा एक रेगुलर वर्क भी होता है। क्या होता है, रेगुलर वर्क। रेगुलर वर्क मतलब समझ रहे ना, जो निरंतर हमारा काम होता रहता है। तो कुछ हमारे टाइम कॉन्सेप्ट रहेंगे वो बताएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं रोज बाजार जा रहा हूँ, अगर इसके आइडेंटिफिकेशन से अगर देखते हैं तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, ये कौन से टेंस में आते हैं, कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि टेंस एंड टाइम, मैंने बोला कि जब टाइम अगर टेंस में इंक्लूड होता है तो उसके एक्शन को वो क्या करता है कि दूसरे टेंस में भेज देता है। वो टाइम क्या करता है कि एक्शन को बताने लगता है कि हमारा ये टेंस ना होकर हमारा ये टेंस बनेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि मैं रोज बाजार जा रहा हूँ, तो रोज ये इस एक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हमारा एक रेगुलर वर्क है, ये हमारा क्या है, एक रेगुलर वर्क है ना, डेली हमारा काम चल रहा है। जब ये हमारा रेगुलर वर्क है अगर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये कंटिन्यूअस में ना बन के हमारा किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसी को मैं एग्जांपल में अगर लिख दूं, दो एरो देखें कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल
सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर इन दोनों में से हमें इस चीज को बताना हो कि हमारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? कंटिन्यूअस गलत है और सिंपल प्रेजेंट हमारा क्या है? सही है। रीजन क्यों? क्योंकि हम इस एक्शन के देखते हैं कि एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। एक्शन बता रहा है कि हमारा काम क्या है? रेगुलर वर्क है। क्या है? रेगुलर। और जो भी हमारे रेगुलर वर्क होते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस में है तो वो कंटिन्यूअस में न बनकर हमारा किस में बनेगा? इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, तो अभी आगे ये सारे टॉपिक चलेंगे। अभी तो बस फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि हमारा ये आइडेंटिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है? डेफिनेशन होता है। किसी के बारे में जानना ही हमारी उसकी डेफिनेशन होती है। जैसे हम नाउन के बारे में बोलते हैं ना, बेसिकली नाउन के बारे में लोग क्या कहते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यार कह सकते हैं नाउन इज एवरीथिंग दैट यू कैन सी और फील एंड सराउंडेड ऑफ एनीथिंग इट्स कॉल्ड नाउन। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? सब ना, बहुत सारे डेफिनेशन होती हैं। तो किसी के भी डेफिनेशन से हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं, पढ़ते हैं एक नॉर्मल, पहले नॉर्मल बेस पे इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसका एरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम रेज करते हैं। नोट हो गया सभी का ये एग्जांपल? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसका हमारा होता है डू डज। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? डू डज होता है। और इसी जगह हम देख लेते हैं, डज का प्रयोग हम करते हैं ही, सी, इट और नेम के साथ। वही अगर हम डू का प्रयोग देखते हैं तो हमारा हो जाएगा आई, वी, यू, दे के साथ। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल प्रोसेस में पढ़ा रहा हूं अभी। अभी इसका जो सब इंपॉर्टेंस जो कॉन्सेप्ट्स होगा अभी इसके बाद, पहले हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जब ट्रांसलेट करना आएगा तभी ना उसके आगे उस चीज को हम जानेंगे कि ये सही है कि गलत है, इसको किस में बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं। तो एरर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमें सब कुछ पहले पता होना चाहिए। जीरो से किसी भी चीज की शुरुआत किससे होती है? जीरो से। अगर जीरो ना हो तो समझो हमारा नंबर कभी वो डबल ना हो सके। क्लियर? तो इसी तरह हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मल बेस पे पढ़ते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वो डू डज होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग हम निगेटिव से करते हैं। किससे करते हैं? निगेटिव से। अफर्मेटिव पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला हम पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसके मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब इसके बनाने का हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, एसटी से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। इसमें हम दो वर्ब का यूज करते हैं, V1 और V5 का यूज करते हैं। ठीक है, V1 और V5 हमारा क्या होता है? एक्चुअली इस चीज को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। जो V1 होता है, कोई भी अगर V1 है तो हमेशा प्लूरल होगा। वो क्या होगा? प्लूरल। और वही अगर हम V5 को देखते हैं तो हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। इसके मतलब कि अगर हम V1 को लिख देते हैं प्लूरल, ये कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। ये कौन सा वर्ब होता है? प्लूरल वर्ब। वही V5 को हम जस्टिफाई करते हैं सिंगुलर वर्ब। इज दैट क्लियर? और ये सिंगुलर वर्ब क्यों बनता है मैं यहां पे बता देना चाहूंगा, लिख लेना। वर्ब प्लस यस या ईएस इक्वल टू V5।
ठीक है। जब कभी क्रिया में हम यस या यस लगाते हैं तो हम वो क्रिया का 5वां रूप बन जाता है। वैसे क्रिया का तो हमारे रूप नॉर्मल हम जानते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फोर्थ और फिफ्थ क्या किया गया है, बनाया गया है। तो वैसे तो नॉर्मल एक ही होता है, लेकिन उसी के बेस पे हम क्रिया के फॉर्म को क्या करने लगे, बनाने लगे। ठीक है। अब इधर देखो, यानी कि जिस क्रिया में हम यस या यस जोड़ेंगे वो हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म बन जाएगा, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। इतना क्लियर है सभी का? आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर ये प्लूरल वर्ब है तो जाहिर सी बात है हमारा किसके साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर ये सिंगुलर वर्ब है तो हमारा किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे हम जानते हैं ना, अगर इन चारों की हम बात करें और इन चारों की हम बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, ये पीएस होते हैं। क्या होते हैं, पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट, और ये हमारा होता है एसएस। एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम क्या करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। गॉट इट? सो एग्जाम्पल, जैसे वह मेरे साथ पढ़ाई करती है। वो मेरे साथ पढ़ाई करती है या पढ़ती है। इज दैट क्लियर? दोनों एग्जांपल हो सकता है, वो मेरे साथ पढ़ाई करती है या पढ़ती है। इज दैट क्लियर? ये दोनों सेम है, बस लिखने का अपना सेंस थोड़ा अलग अलग होता है। तो अगर इस चीज को हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखो, कोई भी हमारा क्या होता है कि जो सेंटेंस है वो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा ट्रांसलेट होगा। पहले हम इसी से सीखेंगे, लेकिन जैसे ही हमको ये चीज पता चल जाएगा फिर हमको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। जब हम डेली इस चीज एक ही काम को जब हम डेली करते हैं तो फिर वो काम हमारे लिए क्या हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। यानी कि फिर बड़े से बड़े कामों को बहुत ही हम आसानी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हम पहले सब्जेक्ट क्या दिया है। देखो, सब्जेक्ट को अगर कभी पता करना हो तो उसका एक क्वेश्चन होता है, वो निकल कर आता है कौन। सब्जेक्ट हमेशा क्या पूछता है, कौन। सब्जेक्ट हमेशा क्या पूछेगा, कौन। पूछो, कौन पढ़ाई करता है, वह। पढ़ाई कौन करता है, तो वह का क्या हो जाएगा, सी। लड़की है। अब उसके बाद बोल रहा है वर्ब। वर्ब जो होता है, ये दोनों हमारे वर्ब हैं। ठीक है। वर्ब, अगर वर्ब का अगर कभी तुम्हें फाइंड करना है तो वर्ब हमेशा लास्ट में होता है। वर्ब कहाँ होता है, लास्ट में। क्या है, करती, लेकिन इसके साथ क्या है, पढ़ाई करना। क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने क्या हो जाएगा, स्टडी। तो अब इसमें हमारा यस लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इज दैट क्लियर? अब फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, मेरे साथ, विथ मी, सी स्टडीज विथ मी। इज दैट क्लियर? तो नोट करना सभी लोग। उसके बाद फिर हम नेगेटिव बताते हैं। इट्स डन। नेक्स्ट, अब अफर्मेटिव के बाद हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। क्लियर? अब इसका अगर स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, एस टी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ V1 लगा लेना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें देखो हमारा V5 हट गया। हमारा V5 क्या कर गया, क्योंकि वो यहाँ पे जाके इंक्लूड हो गया। जब हम निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो सिर्फ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करने लगते हैं,
डज का यूज करने लगते हैं, क्योंकि ईएस देखो ऑलरेडी इसमें यूज हो गया है। और ये सिंपल सा तरीका है, प्रेजेंट के जितने पार्ट होंगे, प्रेजेंट के जितने भी पार्ट होंगे उन सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाले हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। जैसे इसमें डज लगा, कंटिन्यूअस में इज लगेगा, परफेक्ट में हैज लगेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो सेम ही होता है, हैज अ प्लस बीन। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ इसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए हर हफ्ते बाजार जाता हूँ, बाजार नहीं जाता हूँ। ठीक है, निगेटिव है, इंक्लूड नहीं। मैं तुम्हारे लिए हर हफ्ते बाजार नहीं जाता हूँ। इज दैट क्लियर? अभी एग्जाम्पल को हम देखते हैं ये कैसे बनता है हमारा। पहले हमारा सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट हम जानते हैं हमारा क्या है, आई। क्योंकि क्वेश्चन कर ले, कौन नहीं जाता है, मैं। आई हमारा क्या है, प्लूरल है। देखो आई ऐसे देखने में तो हमारा सिंगुलर लगता है, तो वो नेचर से सिंगुलर होता है, लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर के आई को देखते हैं तो वो बोथ होता है। बोथ कैटेगरी मतलब ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। समवेयर सिंगुलर एंड समवेयर प्लूरल। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई इसके साथ लेकिन हम क्या लगाएंगे, डू। जब तक ये प्रेजेंट में रहेगा वो प्लूरल रहेगा, प्रेजेंट में क्या रहेगा, प्लूरल। और जैसे ही पास्ट में जाएगा क्या बन जाएगा, सिंगुलर। समझ गए ना? तो दोनों कैटेगरी अगर कोई भी पूछेगा तो कहना है कि जब तक आई हमारा प्रेजेंट में है तो वो हमारा प्लूरल होता है, और जैसे ही उसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर बन जाता है। तो आई डू, उसके बाद क्या दिया है, नॉट। वर्ब हमेशा लास्ट में क्या है, जाना, तो जाने क्या हो जाएगा, गो। अब देखो याद रखना कि गो कम एक ऐसे वर्ब होते हैं, एक ऐसे एक्शन होते हैं कि जो अपने साथ प्लेस को हमेशा रिलेट करते हैं। तो जो जहां जाएगा पहले उसको भेज देते हैं, और जहां आता है पहले उसको क्या करते हैं, बुला लेते हैं। तो कहाँ जाता है, बाजार, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, किसके लिए जाता है, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, फॉर यू। और टाइम, टाइम प्रोसेस हमेशा लास्ट में होता है, एवरी वीक, एवरी वीक। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। डन? ठीक है, तो ये अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने एक ट्रांसलेशन वैल्यू समझा है। ठीक है, अभी इसमें हमने ये नहीं सीखा कि कहाँ हमारा ये गलत है, कहाँ हमारा ये सही है, क्योंकि अभी इस चीज को जब हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा इसी टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी बहुत बड़ा होता है, इसमें कई सारे हमें पॉइंट्स को पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब एक लगातार अगर सारा पढ़ाएंगे तो माइंड में जाएगा, ओवरफ्लो भी हो जाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी चीज एक बार में मिलती है तो क्या अनडाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे वो भोजन हो चाहे वो कुछ भी हो, लाइफ में हर चीज लिमिटेड होनी चाहिए। तो इसी तरह ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा एक नॉर्मल ये फैक्ट था जो हम सिर्फ ट्रांसलेशन सीखे हैं, कि हम पता कर सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ता है ती है आता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन हर ता है ती है नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक है। अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे इसका नया कॉन्सेप्ट। ओके, गुड।